हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्म्स करियर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। तो आपके पढ़ाई लिखाई को और रफ्तार देने के लिए हम लेकर आए हुए हैं कार्बन कंपाउंड का एक और नया लेक्चर। और लेक्चर किस बारे में है आपको थंबनेल देख के पता ही चल चुका होगा। तो अगर इस लेक्चर में या इसके प्रीवियस लेक्चर में कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत आ रहा है तो इस लिंक पे ज्वाइन करके आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जहां हमारा सपोर्ट 100% होगा। और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। वेलकम टू द 10th लेक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के किसी भी ईयर का कोई भी सेट उठा के देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आप 100% मान के चलिए कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से मिनिमम एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को सीखना है। तो सभी लोग पेन और पेपर निकाल लीजिए और होमोलोगस का टॉपिक डालिए और चलिए समझते हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। तो इस होमोलोगस में सबसे पहले हम देखेंगे कि होमोलोगस का मतलब क्या होता है। किसका मतलब? होमोलोगस का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर हमको होमोलोगस समझ में आ गया तो ये पूरा का पूरा सीरीज समझ में आ जाएगा। तो देखो, अगर हम बात करें होमोलोगस का तो बहुत अलग अलग कंडीशन में या अलग अलग सिचुएशन में होमोलोगस का मीनिंग अलग अलग हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन के रेस्पेक्ट में होमोलोगस का मतलब देखेंगे। तो अगर हाइड्रोकार्बन के रेस्पेक्ट में होमोलोगस का मतलब देखें तो होमोलोगस का मतलब यही होता है कि अगर हम हाइड्रोकार्बन को, और हाइड्रोकार्बन में आपको पता है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड होता है, जिसमें अल्केन, एल्कीन और एल्काइन होता है। तो अगर हम बात करें एल्कीन की और एल्काइन की, किसी की भी बात करें, उन सभी का स्ट्रक्चर को सजा दे। अगर एल्केन ले तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन को सजा दे, या एल्कीन ले तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन को सजा दे, या एल्काइन ले तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन को सजा दे। यानी कोई भी हाइड्रोकार्बन ले ले तो उसके स्ट्रक्चर को सजा दे, उसके केमिकल प्रॉपर्टी को देखे और उसके जनरल फार्मूला को देखे। जनरल फार्मूला मतलब जिस फार्मूला को यूज करके हम निकालते हैं कि अगर एक कार्बन होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, दो कार्बन होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा। तो अगर हम चाहे एल्केन के केस में, एल्कीन के केस में या एल्काइन के केस में, उसका स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टी और जनरल फार्मूला के बीच में जो रिलेशन को बताते हैं, यानी सबका आपस में रिलेशन दिखाते हैं, इसी को हम बोलते हैं होमोलोगस। क्या बोलते हैं? अगर स्ट्रक्चर में रिलेशन दिखा दे, उसके केमिकल प्रॉपर्टी में रिलेशन दिखा दे और उसके जनरल फार्मूला में रिलेशन दिखा दे, तो इसी को हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन का होमोलोगस सीरीज। तो यही हमारा डेफिनेशन भी कहता है। डेफिनेशन क्या कह रहा है? ए होमोलोगस सीरीज इज ए सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी यह एक हाइड्रोकार्बन का सीरीज है जिसमें क्या होता है, विच हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर। यानी जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर, यानी इस सीरीज में जो हाइड्रोकार्बन होगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले ले, एल्केन ले ले, एल्कीन ले ले या एल्काइन ले ले, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले ले, उसमें जो उसका स्ट्रक्चर होगा और केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो सिमिलर होगा। कैसा होगा? सिमिलर होगा। और क्या होगा? एंड सेम जनरल फार्मूला, यानी उसका जनरल फार्मूला सेम होगा। अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन में 1 to 10
अगर एक कार्बन में कितना हाइड्रोजन, 2 कार्बन में कितना हाइड्रोजन, 3 कार्बन में कितना हाइड्रोजन अगर देखना होगा तो उसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो एक होगा, उसमें सिमिलरिटी नहीं देखेंगे क्योंकि एक ही जनरल फॉर्मूला से निकलेगा। चाहे एल्केन का हो तो उसके लिए अलग होगा, एल्कीन के लिए अलग होगा, एल्काइन के लिए अलग होगा। लेकिन अगर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कोई भी ग्रुप ले ले तो उसमें जो स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टी होगा, अगर एल्केन पूरा ग्रुप ले ले तो उसका स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। अगर एल्कीन का अगर पूरा ग्रुप ले ले तो उसका स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो उसी को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। और आप सभी को जनरल फार्मूला तो याद होगा ही कि जनरल फार्मूला क्या होता है। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, अगर हम बात करें एल्केन की तो एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2, ये होता है हमारा एल्केन। एल्कीन का क्या होता है, एल्कीन का होता है CnH2n, ये होता है एल्कीन का। और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2, एल्काइन। तो यही जनरल फार्मूला, अगर हम एल्केन की बात करें तो ये जनरल फार्मूला यूज करके पूरा का पूरा ग्रुप का निकाल देंगे और उस एल्केन में जो केमिकल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर होगा सिमिलर होगा। अगर हम एल्कीन का बात करें तो इसी जनरल फार्मूला से पूरा का पूरा एल्कीन का निकालेंगे 2 से लेकर 10 तक, और उसमें जो जनरल फार्मूला और केमिकल प्रॉपर्टी होगा सिमिलर होगा, सेम टू सेम एल्काइन का होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम होमोलोगस बना के दिखाएंगे कैसे होमोलोगस बनता है। बहुत आसान है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको हम मिटाते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे या छाप लिए होंगे, इसको हम मिटाते हैं और होमोलोगस बना के आपको दिखाते हैं कि कैसे होमोलोगस बनता है। तो किसका होमोलोगस बनाया जाए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, किसका बनाया जाए। हम बनाते हैं एल्केन का, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में एल्केन के बारे में पढ़ना है, एल्कीन और एल्काइन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। अगर एल्केन का समझ गए तो एल्कीन और एल्काइन का भी समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं एल्केन का होमोलोगस। और एल्केन का होमोलोगस कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम एल्केन के अंदर जितने मेंबर आते हैं, वैसे तो एल्केन के अंदर बहुत ढेर सारे मेंबर आते हैं, लेकिन जितना हम लोगों को पढ़ना है, कितना पढ़ना हम लोगों को, 1 नंबर कार्बन से लेके 10 नंबर कार्बन तक। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मीथेन से डेकेन तक अगर हम मेंबर को एक लाइन में सजा दें तो उसी को हम बोलेंगे होमोलोगस ऑफ एल्केन। बस इतना ही है होमोलोगस ऑफ एल्केन। तो चलिए टॉपिक डालते हैं हम लोग अपना, होमोलोगस ऑफ एल्केन। और एल्केन में क्या करेंगे, हम जितने भी मेंबर है उसको हम अरेंज करेंगे ऊपर से नीचे तक, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे करके पूरे के पूरे क्या करेंगे, मेंबर को अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट नंबर मेंबर हमारा क्या होता है एल्केन के केस में, फर्स्ट नंबर मेंबर होता है मीथेन। और मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है, CH4। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पे मीथेन आ गया। अगर सेकेंड मेंबर की बात करें तो सेकेंड मेंबर क्या है एल्केन के केस में, 2 नंबर कार्बन यानी इथेन, और इथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6। वैसे अगर थर्ड मेंबर की बात करें तो हमारा प्रोपेन आता है, और प्रोपेन का फॉर्मूला क्या आता है, C3H8। तो यहाँ पे लिखेंगे C3H8। वैसे ही फोर्थ होगा हमारा ब्यूटेन, C4H10। फिफ्थ होगा हमारा क्या होगा, पेंटेन, और पेंटेन का क्या होता है, C5H12। ये सारी चीज़ आपको पता होंगी, C5H12। ऐसे ही करते करते आप C6 का बना लीजिए, C7 का बना लीजिए, C8 का, C9, C10, लास्ट वाला हम बना देते हैं। ऐसे ही करते करते जाइएगा और C10 का भी बना दीजिएगा। तो 10th मेंबर हमारा क्या होगा, 10th मेंबर होगा C10H22। बीच का हम छोड़ दिए क्योंकि इतने ही से आप लोग समझ जाइएगा कि होमोलोगस में क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे तो हम पूरा का पूरा मेंबर दिखा दिए, बीच में जो जोड़े हैं आप उसको इंक्लूड कर लीजिएगा, सेम टू सेम वही सारा चीज़ होगा। तो अब इस होमोलोगस सीरीज में यही हुआ हमारा एल्केन का होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज है तो इसमें हम पहले ही बात किए, तो इसमें हमको क्या दिखाना है, कुछ रिलेशन दिखाना है इसके केमिकल प्रॉपर्टी में, इसके स्ट्रक्चर में, और इसके किस में, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला में। या फार्मूला की बात करें तो इसमें हमको क्या करना है, रिलेशन दिखाना है। तो जो रिलेशन दिखाएंगे उसको हम यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखवा रहे हैं।
तो सबसे पहले अगर कोई रिलेशन की बात किया जाए तो वो हमारा होगा जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला मतलब ये जितने भी मेंबर निकले हैं, 1 कार्बन है तो कितना हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है तो कितना हाइड्रोजन है, या 5 कार्बन है तो कितना हाइड्रोजन है, ये जिस फॉर्मूला पे निकालेंगे उसी को बोलेंगे जनरल फॉर्मूला। और इन सभी के लिए सिर्फ 10 तक की हम बात नहीं कर रहे, आप 1000, 2000, 5000 या 1,00,000, अगर हम एल्केन के केस में मेंबर की बात करें तो सभी के लिए जो हमारा जनरल फॉर्मूला लगेगा वो एक ही होगा। तो इन सभी के लिए जो जनरल फॉर्मूला यूज होगा, क्या यूज होगा? जीएफ, यानी सभी की जीएफ क्या है? एक ही जीएफ है। एक ही जीएफ से सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं? अपना काम चला रहे हैं। तो इन सभी का जनरल फॉर्मूला जो होगा वो होगा CnH2n+2, जिसको पहले भी बताया जा चुका है, CnH2n+2। इसी फॉर्मूला पे हम निकालते हैं कि 1 कार्बन में कितना हाइड्रोजन या 1,00,000 कार्बन में कितना हाइड्रोजन। तो सभी का जनरल फॉर्मूला ये होगा और ये क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। तो ये तो जनरल फॉर्मूला की बात हो गई। अब दूसरा हम देखेंगे कि जितने भी मॉलिक्यूल है, हमारा ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, तो जो भी इसमें मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो दिया हुआ है यहाँ पे, इन सभी के बीच में जो मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस होगा वो कितने का होगा? किसका? मॉलिक्यूलर वेट का कितने का डिफरेंस आएगा? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इन सभी का मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। तभी तो हम देखेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट का कितना डिफरेंस है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट का कितना डिफरेंस है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट का कितना डिफरेंस है। तो इन सभी मॉलिक्यूल के बीच का, यानी जैसे आगे ऊपर नीचे, एक वर्ड यहाँ पे दिया रहता है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है ऊपर नीचे, अगल बगल। यानी अगर इसकी हम बात करें तो अगल बगल वाले होमोलोगस में, यानी इसके ये सभी होमोलोगस है ना, तो एडजेसेंट यानी इसका एडजेसेंट बात करें तो ऊपर और नीचे, इन सभी के बीच का कितने मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस आता है या कितने मॉलिक्यूलर वेट में यूनिट का डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले हम इनका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? सभी को पता होगा। कार्बन का एटॉमिक वेट होता है हमारा, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो सभी का हम इसका एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 1 कार्बन होगा तो 12, और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 12 + 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। वैसे अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाले तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो क्या होगा? 12 × 2, क्योंकि एक का 12 है और 2 है तो 12 × 2, और यहाँ पे प्लस करेंगे। एक हाइड्रोजन का 1 होता है और 6 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा? × 6 हो जाएगा। तो 24 + 6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। वैसे अगर इसका निकाले, आप लोग निकाल लीजिएगा, अगर इसका निकाले तो कितना हो जाएगा? 12 × 3 और प्लस में क्या हो जाएगा? 1 × 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 12 × 3 36 + 8 कितना हो जाएगा? 36 + 8 हो जाएगा हमारा 44। यानी इसका हमारा हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 30, इसका हो जाएगा 44। अगर ऐसे ही इसका निकाला जाए तो इसका कितना हो जाएगा? निकाल लीजिए आप लोग। इसका होगा 58। कितना होगा? 58 मॉलिक्यूलर वेट होगा। इसका हमारा हो जाएगा 72। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ लगा होता है। जैसे वज़न निकाला जाता है, जैसे हम लोग भी कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं कि हमको 2 ग्राम चाहिए, 5 ग्राम चाहिए, या 1 केजी चाहिए, या 1 क्विंटल चाहिए। तो एक यूनिट हम लगाते हैं, कोई भी यूनिट हो गया, किस में खरीद रहे हैं, ग्राम में खरीद रहे हैं कि किलोग्राम में खरीद रहे हैं कि टन में खरीद रहे हैं कि क्विंटल में खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे यूनिट लगता है। तो इन सब के लिए भी हम क्या करते हैं? यूनिट यूज़ करते हैं। तो इसका जो यूनिट होगा उसको हम बोलते हैं AMU। AMU का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। तो हम बोलेंगे यहाँ पे 16 AMU, 30 AMU, 44 AMU, 58 AMU, 72 AMU। लेकिन AMU की जगह पे हम एक शॉर्ट में टर्म यूज़ करते हैं U, यानी आप शॉर्ट में इसको यूनिट भी बोल सकते हैं। एटॉमिक मास यूनिट को हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? यूनिट भी बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली U लगा सकते हैं। 16U, 30U, उसके बाद 44U,
58U 72U, यानी 58 यूनिट 72 यूनिट, यानी एटॉमिक मास यूनिट है। तो ये इतना हो गया। तो इतना सारा जब हम निकालिए, इसके आगे भी आप निकाल सकते हैं, C6 का, C7 का, सबका निकाल सकते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि दो एडजेसेंट के बीच में कितना यूनिट का डिफरेंस होगा मॉलिक्यूलर वेट का। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे ये 30 है, अगर इसके ऊपर नीचे की बात किया जाए तो अगर इसका 30 है तो 30 में से 16 माइनस किया जाए तो यहाँ पे कितने यूनिट का डिफरेंस देखने को मिल रहा है? 14 यूनिट का। आप देख लीजिए, 30 में से 16 माइनस कीजिए, 14 यूनिट होगा, या 30 में 14 यूज कीजिए तो 44 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 यूनिट। यानी कहीं भी ऊपर और नीचे बात करें, इसका ले लीजिए, इसमें इन दोनों में कितना का डिफरेंस होगा? 14 यूनिट का होगा, क्योंकि इसका 30 है, इसका 44 है, तो 14 यूनिट का डिफरेंस देखने को मिले। इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें भी क्या होगा? 14 यूनिट का होगा। इसका 16 है, इसका 30 है, तो 16 प्लस 14 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसका 44 है, इसका 58 है, तो 44 में अगर 14 यूनिट ऐड करेंगे तो 58 हो जाएगा, और 58 में 14 यूनिट ऐड करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो चाहे आप इधर से उधर जाइए, यानी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़िए या ऊपर से नीचे तक बढ़िए, आपका जो यूनिट का डिफरेंस आएगा, जो मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस आएगा, वो 14 यूनिट का होगा। तो यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, अगर सेकेंड पॉइंट लिखे तो क्या हो जाएगा? 14 यूनिट का क्या हो जाएगा? डिफरेंस देखने को मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये आपको मिटा देते हैं, इतना तो आपको पता होगा। 14 यूनिट का हमको क्या होगा? सेकेंड पॉइंट में डिफरेंस देखने को मिलेगा। किसी भी होमोलोगस में 1 से लेकर 10 तक बढ़िए, कहीं का 2 उठा लीजिए, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी, अगर जो मॉलिक्यूलर मास का जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो हमारा 14 यूनिट का देखने को मिलेगा। बार बार एटॉमिक मास निकल जा रहा है, तो एटॉमिक मास अगर निकल जाए तो आप उसको क्या समझिए? मॉलिक्यूलर मास समझिए। क्लियर? ठीक है। अब बात करें थर्ड पॉइंट की। कितने पॉइंट की? थर्ड पॉइंट की। तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया, और थर्ड पॉइंट में हम चलते हैं। अगर कार्बन हाइड्रोजन का डिफरेंस देखें, ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, कि दो के बीच में, किसी भी दो का उठा ले, दो के बीच में जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो डिफरेंस आ रहा है, कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसको हम CH2 बोलते हैं। देख लीजिए कैसे होगा। इन दोनों का बात करें, इन दोनों के बीच में कितना कार्बन का डिफरेंस है? यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन का डिफरेंस है कि नहीं है? 1 कार्बन। और हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन, यानी CH2 का डिफरेंस देखने को मिला इन दोनों के बीच में। अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो कितने, हाइड्रोजन बोल रहे हैं, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो इन दोनों के बीच में कितने कार्बन का डिफरेंस देखने को मिला? इन दोनों के बीच में 1 कार्बन का डिफरेंस देखने को मिला। और हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, यानी 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस देखने को मिला। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है, तो इन दोनों के बीच में 1 कार्बन का डिफरेंस है। और हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यानी होमोलोगस में हमारा अगर कार्बन हाइड्रोजन का डिफरेंस देखने की बात आई तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसको हम CH2 का डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CH2 का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। यानी जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या होगा? सेम होगा सभी का, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी जिसमें हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इसका मॉलिक्यूलर मास का, तो मॉलिक्यूलर मास में जो है 14 यूनिट का डिफरेंस आएगा। और अगर हम बात करें कार्बन हाइड्रोजन की, तो थर्ड पॉइंट में CH2 का हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट में हमारा आता है केमिकल प्रॉपर्टी, यानी इन सभी का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? तो इन सभी का केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। सिमिलर मतलब मिलता जुलता। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? सिमिलर। सिमिलर। अब सिमिलर क्यों होगा? क्योंकि हमारा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सभी के सभी क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं?
क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ये सारा रिएक्शन हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। आप एक ही क्लोरीन नहीं, 2 क्लोरीन भी जोड़ सकते हो, 3 क्लोरीन भी जोड़ सकते हो। उसके लिए अगर 2 क्लोरीन जोड़ना होगा तो 2 हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा, 3 क्लोरीन जोड़ना होगा तो 3 हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा। तो जनरली यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लो कि अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, चाहे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, इन सब में से हाइड्रोजन को रिमूव करके इनके जगह पे क्लोरीन को जोड़ देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सभी के सभी क्लोरीन के साथ क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। तो इनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है, यानी मिलता जुलता। थोड़ा बहुत हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा केमिकल प्रॉपर्टी में, हल्का फुल्का। तो इसीलिए हम सिमिलर वर्ड यूज़ किए। और अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें, किस पॉइंट की बात करें? फिफ्थ पॉइंट। और सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, यही फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में हम बात करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? जिसको जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सब इसका क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की या मेल्टिंग पॉइंट की या डेंसिटी की, किसकी? डेंसिटी की, तो ये सारा का सारा चीज़ क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, यानी इसके और इसके में देखेंगे, चाहे मेल्टिंग देख लो या बॉइलिंग देख लो या डेंसिटी देख लो, ऊपर से नीचे वाले का ज़्यादा ही होगा। यानी इनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? मैच नहीं करता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे इनका बॉइलिंग इंक्रीज करता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा और डेंसिटी बहुत ज़्यादा होते जाएगा। तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करता है? डिफर करता है किससे? मेल्टिंग से, बॉइलिंग से और डेंसिटी से। तो ये सारा पॉइंट हो गया जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस बोलते हैं। तो ये हमारा होमोलोगस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको 5 पॉइंट में हम डाल दिए हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये रहा हमारा होमोलोगस और इस होमोलोगस का ये कैरेक्टरिस्टिक्स रहा, यानी इस होमोलोगस का ये कुछ गुण है। और ये गुण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है। आप 100% मान के चलिए कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। तो आप इन सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे इन सभी पॉइंट को, जो छोटे छोटे पॉइंट लिखवाए हुए इनको लैंग्वेज में लिखवा देंगे ताकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में उसको लिख सकें। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अब हम चलते हैं अपने कैरेक्टर ऑफ होमोलोगस के पॉइंट पे जिसको लैंग्वेज में लिखवाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज और इसमें वही सारे पॉइंट है जिसको हम लोगों ने होमोलोगस जो यहाँ पे बनाए थे और शॉर्ट में यहाँ पे लिखे थे। जनरल फार्मूला CH2 से डिफर करता है, 14 यूनिट से डिफर करता है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? चेंज करते जाता है, मेल्टिंग, बॉइलिंग और डेंसिटी। वही सारी चीज़ों को जो शॉर्ट में लिखवाए थे उसको हम लैंग्वेज में यहाँ पे डाल दिए। पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? ऑल मेंबर ऑफ होमोलोगस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम GF, यानी वही वाली बात कि सभी जो है सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट होते हैं होमोलोगस सीरीज। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? एनी 2 एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, यानी किसी भी ऊपर नीचे के किसी भी ग्रुप का हम क्या करें? डिफरेंस निकाले तो 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आता है जिसको हम क्या लिखे थे? CH2 का डिफरेंस लिखे थे। और थर्ड पॉइंट वही जो 14 यूनिट का हम डिफरेंस दिखाए थे वही वाला बात है, द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास इज 14 यूनिट, यानी किसी भी दो होमोलोगस के बीच का जो डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर मास का वो 14 यूनिट का होता है। और ये वही बात है क्या लास्ट वाला हमारा कि इनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? सिमिलर होता है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ। और लास्ट हमारा पॉइंट क्या कर रहा है? सो ग्रेजुअली चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, इनके प्रॉपर्टी में जो फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं लगातार चेंज देखने को मिलता है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिमिलर कुछ नहीं होगा फिजिकल प्रॉपर्टी में। जैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा,
बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा और डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगा। यानी ऊपर और नीचे का कंपेयर करें तो मेल्टिंग बॉइलिंग डेंसिटी इंक्रीज कर गया रहेगा, उसके और नीचे आएंगे बढ़ते जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी यही सारा हम लोग के सामने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है होमोलॉगस सीरीज। और ये पूछता है, ये बहुत क्या है, VVI है, इसका लैंग्वेज आपको याद होना चाहिए। तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसे छापना हो वैसे छाप लीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग का जो है नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर का लेक्चर आएगा। तो लेक्चर देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, फील द नॉलेज।